नमस्कार दोस्तों, अपने पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के कला, संस्कृति से संबंधित और इतिहास से संबंधित उन प्रश्नों को या उन प्रश्नों के विषय में जिन प्रश्नों को यानी 2010 से लेकर के आज तक जितनी भी भर्तियां हुई है और उन भर्तियों में वो प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने इस कक्षा में शामिल किया है। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था का गठन कब किया गया? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे काजरी भी कहा जाता है, का गठन कब किया गया? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1959 ईस्वी में जोधपुर में। मित्रों, याद रखिएगा कि केंद्रीय शुष्क अनुसंधान क्षेत्र या केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो जोधपुर में। इसका गठन कब किया गया? 1959 में। बात करें आज के अगले प्रश्न की। आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष कौन सा है? कि आदिवासियों का हरा सोना किस वृक्ष को कहा जाता है? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बांस। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? कि राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा खेजड़ली, जोधपुर में। मित्रों, याद रखिएगा कि खेजड़ली गांव जो जोधपुर में पड़ता है, वहां पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। और मित्रों, याद रखिएगा कि यह जो उत्सव है, यानी जो वृक्ष महोत्सव है, यह है कि जोधपुर में यानी 1730 ईस्वी में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु अपना बलिदान दिया था। तो मित्रों, उनकी याद में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। अगर आपसे प्रश्न ऐसा न पूछ करके ये पूछ लिया जाए कि खेजड़ली गांव में जब 1730 में जो हत्याकांड हुआ, उस समय वहां के शासक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा फिर अभय सिंह। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी निर्माण में किया जाता है? यानी कौन सा वृक्ष है जिसकी पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा तेंदू का वृक्ष। यानी तेंदू का जो वृक्ष है, उसकी पत्तियों से बीड़ी का कार्य किया जाता है, अर्थात जो बीड़ी है वह बनाई जाती है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। किस वृक्ष को जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? किस वृक्ष को जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा पलास का वृक्ष। मित्रों, याद रखिएगा कि पलास वृक्ष, जिसे ढाक का वृक्ष भी कहा जाता है, और ढाक वृक्ष को या पलास वृक्ष को ही जंगल की ज्वाला यानी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या जंगल की अग्नि के नाम से जाना जाता है। और मित्रों, याद रखिएगा कि जिस वन में ये पलास के वृक्ष ज्यादा होते हैं और पलास के वृक्षों पर जब इनके फूल आते हैं, तो वह फूल दूर से देखने पर ऐसे लगते हैं जैसे वहां पर आग लगी हुई हो। बात करें आज के अगले प्रश्न की। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? कि गंग नहर किस नदी से निकाली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा सतलुज नदी से। और मित्रों, याद रखिएगा कि गंग नहर जो सतलुज नदी से निकाली गई है, ये बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से निकाली गई थी, तभी इसका नाम गंग नहर रखा गया है। और मित्रों, याद रखिएगा कि राजस्थान में नहर लाने का श्रेय महाराजा गंगा सिंह को जाता है। इसलिए महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक राजस्थान का या आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की।
राजस्थान की कौन सी झील टोड रॉक के नाम से जानी जाती है? यानी राजस्थान की वह कौन सी झील है जिसे टोड रॉक भी कहा जाता है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा नक्की झील। और मित्रों याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा नक्की झील। और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील किस किस जिले में स्थित है, तो सिरोही जिले में। और मित्रों अगर प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाए कि राजस्थान की वह झील जिसके विषय में कहा जाता है कि उसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था, तो वह झील कौन सी है, तो फिर आपका सही उत्तर होगा नक्की झील। और मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा माही नदी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। चारों ओर पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? यानी चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ जो उदयपुर बेसिन है उसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गिरवा। अगला प्रश्न, राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? कि राजस्थान में जो विंध्यन कगार है वह किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो इसका सही उत्तर होगा बालू का पठार से। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें वार्षिक विषमता सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर। बात करें आज के अगले प्रश्न की। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर किस प्रकार की जलवायु में मिलती है? कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर और हनुमानगढ़ तथा बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा BSHW यानी अर्ध शुष्क कटिबंधीय शुष्क जलवायु। यानी मित्रों गंगानगर और बीकानेर और जो हनुमानगढ़ जिले हैं वहां पर अर्ध शुष्क कटिबंधीय शुष्क जलवायु पाई जाती है और इसे कोपेन ने BSHW के नाम से संबोधित किया है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। कोपेन के द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों के प्रकार कौन से हैं? कि कोपेन ने अपने जलवायु का वर्गीकरण किया उसके प्रकार कौन कौन से हैं? तो मित्रों पहला प्रकार है AW यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। और मित्रों याद रखिएगा कि जो AW यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जो जलवायु है वह दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। बात करें उनके दूसरे वर्गीकरण की, CWG आर्द्र जलवायु प्रदेश। और मित्रों याद रखिएगा कि जो CWG है यानी आर्द्र जलवायु प्रदेश है यह उत्तरी राजस्थान में स्थित है। बात करें BSHW तो यह अर्ध शुष्क कटिबंधीय शुष्क जलवायु है और यह अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है जिनमें बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले शामिल हैं। और मित्रों बात करें कोपेन के अंतिम वर्गीकरण की BWHW तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश है और यह शुष्क मरुस्थल में पाया जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है। राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा अक्टूबर से दिसंबर। बात करें अगले प्रश्न की। जलवायु की दृष्टि से अधिकतम राजस्थान
स्थित है। यानी जलवायु की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान यानी राजस्थान का अधिकांश भाग किस किस में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उपोष्ण कटिबंध में। बात करें आज के अगले प्रश्न की। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश होती है तो बाढ़ कहां आती है? यानी जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश होती है तो बाढ़ कहां पर आती है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा बालोतरा में। और मित्रों याद रखिएगा कि पुष्कर में यानी पुष्कर की जो नाग पहाड़ियां हैं वहां से जो लूणी नदी है उसका उद्गम होता है। और लूणी नदी जब अधिकतम बहाव पर होती है तो उसके बाढ़ का जो प्रभाव है वह बालोतरा तक जाता है। बात करें अगले प्रश्न की। कोपेन ने अपने जलवायु प्रदेश में वर्गीकरण का आधार किसे माना है? यानी कोपेन ने जो अपना जलवायु का वर्गीकरण किया उसका आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा वनस्पति। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की। हाड़ौती पठार में या राजस्थान में मिट्टी का अपर्दन यानी अगला प्रश्न अपने राजस्थान में मिट्टी अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। यानी राजस्थान में मिट्टी अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा हाड़ौती पठार। तो मित्रों अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि हाड़ौती पठार में कौन सा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है तो फिर आपका सही उत्तर होगा मिट्टी अपर्दन यानी मृदा अपर्दन। अगला प्रश्न, मिट्टी की लवणता व एवं क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? कि मिट्टी में पाए जाने वाली लवणता एवं क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा जिप्सम शोधन। यानी मिट्टी की क्षारीयता और लवणीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। हाड़ौती पठार की मिट्टी किस प्रकार की है? हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्यम काली। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान की किस मिट्टी में कपास जैसी नगदी फसलें पैदा होती है? यानी राजस्थान की वह कौन सी मिट्टी है जिसमें कपास जैसी नगदी फसलें पैदा होती है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा काली मृदा यानी काली मिट्टी। अगला प्रश्न, राजस्थान में सेम समस्याएं से गंभीरता का प्रभाव किस जिले में है? राजस्थान में सेम समस्या से गंभीरता प्रभाव जिले कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हनुमानगढ़ और गंगानगर। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सेम समस्या से संबंधित जिले हैं तो आप इसका सही उत्तर लिखोगे हनुमानगढ़ और गंगानगर। अगला प्रश्न, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियां कौन सी है? यानी राजस्थान में वे कौन सी नदियां हैं जिन्हें कांठल की गंगा और कामधेनु कहा जाता है? तो मित्रों इसका उनका उत्तर होगा माही और चंबल। मित्रों याद रखिएगा कि कांठल की गंगा माही नदी को और राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, जगनिवास महल किस नदी के किनारे स्थित है? जगनिवास महल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पिछोला झील। किस झील पर स्थित है? तो पिछोला झील पर। मित्रों याद रखिएगा पिछोला झील उदयपुर में स्थित है और पिछोला झील में ही जग मंदिर और जगनिवास महल बने हुए हैं। बात करें आज के अगले प्रश्न की। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा डूंगरपुर जिले में। बात करें अगले प्रश्न की। आभानेरी की चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? मित्रों ये प्रश्न तो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आभानेरी की जो चांद बावड़ी है वह किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर होगा दौसा जिले में। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया?
मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? तो इसका सही उत्तर होगा 10 अप्रैल 2013 को। बात करें अगले प्रश्न की, उड़न गिलहरी के लिए राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा सीता माता अभ्यारण्य। बात करें आज के अगले प्रश्न की, चंबल नदी पर निर्मित बांधों का नदी प्रवाह की दृष्टि से सही क्रम कौन सा है? यानी चंबल नदी पर निर्मित बांधों का नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम क्या होगा? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा, यानी जो चंबल नदी है जिस पर 4 बांध बनाए गए हैं, तो नदी जहां से निकलती है वहां से लेकर के यमुना में मिलती है, वहां से उस पर जो बने हुए बांध है उनका क्रम क्या है? तो पहले गांधी सागर बांध, इसके बाद राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर और अंत में कोटा बैराज बनाया गया है। मित्रों याद रखिएगा कि चंबल नदी में यानी मध्य प्रदेश में जो बांध बनाए हुए गांधी सागर, फिर चित्तौड़गढ़ में बात करें तो राणा प्रताप सागर, फिर कोटा में जवाहर सागर और कोटा बैराज बनाए गए हैं। बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध कौन सा है? यानी राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ बांध स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा पांचना बांध। और मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध जिसे पांचना के नाम से जाना जाता है, यह करौली जिले में स्थित है। और मित्रों याद रखिएगा कि इस बांध में 5 नदियों का जल आता है, यानी ये 5 नदियों के संगम पर बनी हुई है, जिनमें भद्रावती, अटा, माची, बरखेड़ा और भेसावर, यानी ये जो 5 नदियां हैं, इन 5 नदियों के संगम पर पांचना बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न, जावर खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? जावर खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा सीसा व जस्ता के लिए। यानी जावर खान जो राणा लाखा के समय में प्राप्त हुई थी, और राणा लाखा के समय जो जावर खान की खुदाई की गई, तो यहाँ पर सीसा व जस्ता मिलता है तथा इसके साथ में चांदी भी निकलती है। बात करें अगले प्रश्न की, किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7,000 मनसब जात और 6,000 घुड़सवार का मनसब प्रदान किया था? यानी किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7,000 जात और 6,000 सवार का मनसब प्रदान किया था? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा 1605 ईस्वी में। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रावचंद्र सेन को। मित्रों याद रखिएगा कि महाराणा प्रताप का अग्रगामी, पथ प्रदर्शक या मार्ग प्रशस्तक किसे कहा जाता है? तो रावचंद्र सेन को। और रावचंद्र सेन जोधपुर के राजा मालदेव के छठे पुत्र थे। अगला प्रश्न, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? कि बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? तो इसका सही उत्तर होगा 1574 ईस्वी में। बात करें आज के अगले प्रश्न की, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब ने उनसे नाराज था? यानी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा राजकुमारी, यानी वह कौन सी राजकुमारी है जिसके साथ विवाह करने से औरंगजेब नाराज हो गया था? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा चारुमती। बात करें आज के अगले प्रश्न की, किस विद्वान के अनुसार राजपूत की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? यानी किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रबरदाई। मित्रों याद रखिएगा कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो राजकवि थे चंद्रबरदाई,
और उनके ग्रंथ की बात करें तो पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने लिखा है कि जो राजपूत है इनकी उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ के द्वारा माउंट आबू में जो यज्ञ किया गया था उससे हुई है। बात करें अगले प्रश्न की। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? यानी 1574 ईस्वी में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे सजा देने के लिए किसे भेजा था? तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर के राय सिंह को। बात करें अगले प्रश्न की। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जयानक। मित्रों याद रखिएगा कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दो दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चंद्रबरदाई। उनके अलावा एक संस्कृत विद्वान भी थे पृथ्वीराज विजय जिन्होंने लिखा था और उनका नाम है जयानक। यानी पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित रचना या फिर उनसे संबंधित जानकारी प्रदान करने वाला एक ग्रंथ जिनका नाम है पृथ्वीराज विजय। किसने लिखा? तो जयानक ने। बात करें अगले प्रश्न की। अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा अजयराज चौहान। बात करें अगले प्रश्न की। 1734 में आयोजित हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? 1734 में आयोजित हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। बात करें अगले प्रश्न की। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किसके द्वारा करवाया गया? यानी जयपुर आधुनिक जो जयपुर है इसको गुलाबी रंग किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा या महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने। मित्रों याद रखिएगा कि महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के समय इंग्लैंड के जो राजकुमार यानी प्रिंस अल्बर्ट जब भारत दौरे पर आए तो उनके आने की खुशी में हमारे जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया गया था। बात करें अगले प्रश्न की। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा रतन सिंह। मित्रों याद रखिएगा कि 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय वहां के शासक राव रतन सिंह थे। और मित्रों याद रखिएगा रतन सिंह की पत्नी का नाम पद्मिनी था और राघव प्रकाश जो रतन सिंह का एक दरबारी था और रतन सिंह से नाराज होकर के जब वो दिल्ली पहुंचता है और अलाउद्दीन को पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन करता है और उसी के द्वारा बताए गए पद्मिनी के जो चरित्र है या पद्मिनी के विषय में जो वर्णन किया गया बस उसी को लेकर के अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। लेकिन सबसे बड़ा कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था जो अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था। बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन है? कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। बात करें अगले प्रश्न की। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताने की अंतिम रियासत कौन थी? यानी अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूतों की अंतिम रियासत थी। तो इसका सही उत्तर होगा सिरोही। बात करें अगले प्रश्न की। राणा पूंजा किस राजा के सेनापति थे? राणा पूंजा किस राजा के सेनापति थे? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा महाराणा प्रताप के। मित्रों याद रखिएगा कि यह प्रश्न भी यानी कम से कम 2 या 3 बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि महाराणा प्रताप की सेना में भील सेनापति कौन थे?
तो इसका सही उत्तर होगा राणा पूंजा। और राणा पूंजा किसके सेनापति? तो महाराणा प्रताप के। और मित्रों याद रखिएगा कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ में स्थित कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल की जो जूना कचेरी है वहां पर हुआ था। और पिता की बात करें तो महाराणा उदय सिंह, माता की बात करें तो जयवंता। और मित्रों याद रखिए कि महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से जाना जाता था। और मित्रों अब बात करें आज की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की। और आज की अपनी इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है कि महाराणा प्रताप की सेवा यानी महाराणा प्रताप की सेना में पठान सेना नायक कौन था, या महाराणा प्रताप की सेवा का पठान सेना नायक कौन था? तो सेवा नहीं है मित्रों, यह सेना ही है कि महाराणा प्रताप की जो सेना है उसमें पठान सेना नायक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा हकीम का सूरी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर से मिलेंगे इसी प्रकार राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास तथा भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन से जुटे रहिएगा। और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।